जय हिंद एवरीवन। आज हम याद करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर थॉमस कून एक ट्रिक के साथ, वो जो कि पोस्ट पॉजिटिविस्ट थिंकर हैं। अब आपको नहीं पता पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो 2 से 3 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने आपको समझाया है, वो आप जाके देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो थॉमस कून एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। कार्ल पॉपर के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर माने जाते हैं जिन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविज्म को क्रिटिसाइज़ किया था, और ये पोस्ट पॉजिटिविज्म में बिलीव करते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे नेट पीएचडी एंट्रेंस ये इन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर थिंकर से। वो भी हर बार पूछे जाते हैं, स्पेशली पीएचडी एंट्रेंस में। रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो फिलॉसफी ऑफ साइंस करके सब्जेक्ट है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। तो हम पीवाईक्यू के बेसिस पे ही जो पीवाईक्यूज़ आए हैं टू द पॉइंट थॉमस कून के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थॉमस कून का जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये कैसे याद कर सकते हो आप कि ये थॉमस कून का ही है। तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन, अब थॉमस खून से याद होता है थॉमस खून, खून यानी कि ब्लड। तो खून खराबा कब होता है? जब रेवोल्यूशन हो रहा होता है, और स्पेशली रेवोल्यूशन भी अगर साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो। साइंटिफिक मतलब जब साइंस की मदद से लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए, एटम्स बना लिए, ठीक है, वो एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो क्या है ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन एक तरीके से। साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से बहुत खून खराबा हो गया, इसलिए थॉमस कून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन ये होता है, बस ट्रिक बनाने के लिए मैंने आपको ऐसे याद कराया। वैसे थॉमस कुहान भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन मैंने जानबूझ के इसका प्रोनाउंसिएशन खून रखा है ताकि आपको याद रहे कि हाँ खून से ये स्टोरी याद रहेगी। प्लस पैराडाइम शिफ्ट आता है, जब भी खून खराबा होता है तो पैराडाइम शिफ्ट आता है, यानी कि हम एक थ्योरी से दूसरी थ्योरी की तरफ मूव कर जाते हैं, एक पूरा सिनेरियो में शिफ्ट आता है। तो वैसे ही आपको याद रहेगा कि पैराडाइम शिफ्ट का कॉन्सेप्ट भी थॉमस कून का है। तो अब बात करते हैं पैराडाइम शिफ्ट होता क्या है। तो पैराडाइम शिफ्ट का सिंपल सा मतलब है कि पहले एक कोई थ्योरी होती है, यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखता जाएगा साथ साथ जब मैं बताऊँगी। तो पैराडाइम है, ठीक है। पैराडाइम क्या, कोई नॉर्मल थ्योरी या कुछ नॉर्मल बिलीफ या प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करते हैं हर सोसाइटी में, ठीक है। आज की आप सोसाइटी में रह रहे हो, आपकी कोई बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करते हैं कोई। तो जो थ्योरीज अभी तक चलती आ रही थी उसमें एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, फंडामेंटल चेंज आता है, आपके व्यू पॉइंट्स, आपके प्रैक्टिसेस बदल जाती हैं, थ्योरीज चेंज हो जाती हैं। वो भी हर डोमेन में चेंज आता है, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर चीज़ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसको थॉमस कून बोलते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट होता है, जो कि हर सोसाइटी में देखने को मिलता है। अब इसकी ये कुछ स्टेजेस बताते हैं थॉमस कून की, एकदम से शिफ्ट नहीं आता। पहले एक पैराडाइम होता है जिसका मीनिंग मैंने आपको समझाया, फिर नॉर्मल साइंस आता है। जब हम नॉर्मल साइंस की स्टेज पे पहुंचते हैं तो उसमें क्या होता है, जो रिसर्चर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, उनको उनकी वो वैलिडिटी को चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं। देन उसके बाद स्टेज आती है एनोमलीज़ की, ठीक है। एनोमलीज़, ये भी क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आया था। एनोमलीज़ एक कीवर्ड लिखा हुआ था और पूछा था ये कौन से थिंकर का है, तो उसको आपको थॉमस कून से मैच करना था। तो थॉमस कून, जैसे वेनम आता है, एनम से वेनम, तो वेनम आता है तो बहुत खून खराबा करके जाता है, तो वैसे एनोमलीज़ थॉमस कून का कॉन्सेप्ट हो गया। और एनोमलीज़ में क्या होता है, जो रिसर्चर होते हैं वो उसमें माइनर चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। जो थ्योरीज एग्जिस्ट कर रही हैं उनको पता चला अच्छा ये तो इसकी वैलिडिटी नहीं है, इसमें कुछ गलतियां हैं, तो वो माइनर चेंज लाने की कोशिश करते हैं, मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो उसको एनोमलीज बोलते हैं। एनोमलीज के बाद जाके जो हमारी लास्ट स्टेज आती है वो होती है मेजर चेंज की, जहाँ पे बर्थ एंड एसिमिलेशन होता है पैराडाइम शिफ्ट का। वहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट का जन्म हो जाता है, वहाँ पे मेजर चेंजेस आने लगते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च होने लगती है, और एक जगह से हम दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। अब इस स्टेज में न्यू वेज ऑफ थिंकिंग इमर्ज होते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, जैसे जियोसेंट्रिसिज्म से हम हेलोसेंट्रिसिज्म की तरफ मूव करते हैं। इसका मतलब क्या, पहले हम सोचते थे जियोसेंट्रिसिज्म की जो अर्थ है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, वेयर एज हमें बाद में पता चला जब पैराडाइम शिफ्ट हुआ कि नहीं, ये तो हेलोसेंट्रिसिज्म है, यानी कि जो सन है वो सेंटर में है यूनिवर्स के, एंड पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। पहले हमें लगता था अर्थ बीच में है। वेयर एज दूसरा एग्जाम्पल, पहले हम सोचते थे कि तो अर्थ है वो फ्लैट है, राइट, लेकिन जब बाद में डिस्कवरी हुई तो क्या पता चला कि जो अर्थ है उसका स्पेरिकल शेप है, ठीक था। कि कैसे पैराडाइम शिफ्ट का एग्जाम्पल कि हर चीज़ जो है कभी भी पूरे समय के लिए टिक नहीं सकती, वो उसमें फॉल्सिफिकेशन होता ही है, जो कि कार्ल पॉपर भी बोलते हैं।
उसके अलावा अब हम बात करते हैं थोड़ा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसा आएगा। जैसे स्टेजेस दे रखी होंगी और आपको बताना है कि कौन सा इसका स्टेज नहीं है, ठीक है, या फिर क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए दे देगा। तो जो थॉमस कुन ने अपनी बुक में जैसे स्टेजेस बताई हैं वो क्या बताया, नॉर्मल साइंस, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख जाएगा नॉर्मल साइंस, देन मॉडल ड्रिफ्ट, देन मॉडल ड्रिफ्ट के बाद मॉडल क्राइसिस, देन प्रैग्मेटिक पैराडाइम चेंज, देन मॉडल रेवोल्यूशन। तो ये स्टेजेस ऐसे सर्कल में रहती हैं। देन इसका मेन वीकनेस क्या था पैराडाइम शिफ्ट का, लोगों ने बोला कि आप एक पैराडाइम को दूसरे एक पैराडाइम से कंपेयर ही नहीं कर सकते, आपने उसको इतना एक्सट्रीम डिसकॉन्टिन्यूएशन कर दिया है कि जब आप एक पैराडाइम से दूसरे पैराडाइम में जा रहे हो तो उसमें इतना ज़्यादा डिसकॉन्टिन्यूटी है कि एक पैराडाइम दूसरे पैराडाइम से कंपेयर ही नहीं हो सकता कि उसने कैसे वो चला। तो ये उस पॉइंट पे थॉमस कुन को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। प्लस इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे कि थॉमस कुन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसने पांच कैरेक्टरिस्टिक्स या वैल्यूज़ दी थी चॉइस ऑफ थ्योरी में अपने, कि कैसी एक थ्योरी होनी चाहिए, कैसे हम पता लगाते हैं कि वो थ्योरी कितना ज़्यादा वैलिड है। तो उसमें एक्यूरेसी चेक करते हैं कितनी एक्यूरेट है, कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, देन स्कोप चेक करते हैं उस थ्योरी का, देन सिंप्लिसिटी की मतलब कंफ्यूजिंग ना हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, देन फ्रूटफुलनेस कि उस थ्योरी का आने वाली फ्यूचर रिसर्च में कितना इफ उसका कंट्रीब्यूशन है एक तरीके से। तो एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, स्कोप, सिंप्लिसिटी और फ्रूटफुलनेस, ये थॉमस कुन ने 5 वैल्यूज़ दी थी। प्लस उन्होंने इनकॉमेंसुरेबिलिटी का थीसिस दिया था। तो इनकॉमेंसुरेबिलिटी थीसिस जहाँ पे आपको वर्ड दिखे मतलब थॉमस कुन का है तो टिक करके आ जाना। इस थीसिस में उन्होंने पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक चेंज बताया था, जितना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका कीवर्ड याद रखना। और आर्किमेडियन प्लेटफॉर्म भी थॉमस कुन का है, वो भी याद रखना, जिसमें वो बोलते हैं कि जब भी हम किसी को अगर हमें समझना है, साइंस को समझना है या फैक्ट्स को समझना है, तो हमें उसके साइंस के बाहर जाके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे। मतलब आपको नेचुरल साइंस अगर प्योर साइंस या कोई भी चीज़ आप समझ रहे हो तो उस साइंस के बाहर जाके एक्सटर्नल चीज़ें, यानी कि जहाँ पे वो बात करते हैं सोशल साइंस की, तो वो सोशल साइंस को बहुत फेवर करते हैं कि सिर्फ साइंस नहीं, हमें सोशल साइंस पे एक्सटर्नल जो सोशल साइंस है उसके बाहर जाके भी हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो ये एम्प्रिसिटी में मानते हैं। मेथडोलॉजी इनका पोस्ट पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी है। कॉपर थॉमस कुन की लास्ट में हमें थोड़ी सी बुक्स याद कर लेते हैं। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। कॉपरनिकन रेवोल्यूशन जो कि उन्होंने एस्ट्रोनॉमी पे लिखी थी वो भी आपको याद रखना है। क्वांटम फिजिक्स पे लिखी है वो भी याद रखनी है। एंड द लॉजिक ऑफ डिस्कवरी या साइकोलॉजी, ऐसा इनका एक बुक का नाम है, लॉजिक ऑफ डिस्कवरी, अभी आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो वो ये 4 बुक्स याद रखनी है कि उन्होंने डिस्कवरी की, किस चीज़ की डिस्कवरी की, पैराडाइम शिफ्ट की डिस्कवरी की। तो ऐसे याद रख लो। साइंटिफिक रेवोल्यूशन है तो कॉपरनिकस रेवोल्यूशन भी था, तो दोनों रेवोल्यूशन उनके हैं। लॉजिक ऑफ डिस्कवरी उनकी है। अब वो बहुत क्वांटम फिजिक्स में भी मानते हैं, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स जैसा इतना डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट थॉमस कुन ने दिया है, तो उसके लिए उनको कितना खून पसीना बहाना पड़ा होगा कि उन्होंने क्वांटम फिजिक्स लिखा, तो खून पसीना बहाना पड़ा होगा, राइट। लॉजिक लगाना पड़ा होगा जब वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन कॉपरनिकस रेवोल्यूशन कर रहे के बारे में लिख रहे थे। तो आई होप आपको इसकी सारी ट्रिक्स याद हो गई होंगी। जैसे हम एक बार ओवरव्यू कर लें तो मॉडल ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट, तो वो थॉमस कुन एक मॉडल थे, ऐसे याद कर लो। या फिर उनको बहुत खून बहाना पड़ा, वेनम आ गया था, वेनम ने उनका खून चूस लिया, तो एनिमलीज, एनम, वेनम, ठीक है। और पैराडाइम शिफ्ट का तो मैंने आपको बता दिया, वो तो याद भी रहना चाहिए। बुक्स याद हो गई। इनकॉम्बर्सिबिलिटी का थीसिस याद करना है, ठीक है। आर्किमेडियन प्लेटफॉर्म उनका है वो याद करना है। तो इससे ज़्यादा कुछ बाहर से नहीं आएगा। पोस्ट पॉजिटिव मेथडोलॉजी उनकी है। सो बस इतना ही याद रख लो थॉमस कुन के बारे में। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आई गेस नहीं आने वाला बिल्कुल भी, जितना भी मैंने PYQs देखे। तो आप कोई भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लोगे इससे रिलेटेड अगर आता है तो। सो थैंक, आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मोर अमेजिंग ट्रिक्स के लिए आप मेरा 1 मिनट प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। उस प्लेलिस्ट का नाम ही है कि 1 मिनट प्लेलिस्ट करके, जिसमें 1 मिनट में एक कॉन्सेप्ट मैंने ट्रिक के साथ याद करवाया हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे याद कराए हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। सो आप वो भी जाके देख सकते हो। प्लस आप CC ऑन कर लेना इस वीडियो का, तो आपको सबटाइटल्स के साथ ही पूरा वीडियो दिख जाएगा। सो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर and do subscribe the channel and share with your friends.